नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ऐतिहासिक कहानियां, हमारे शहीदों और क्रांतिकारियों के बलिदान की सच्ची घटनाएं सुनना पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे भारत मां के एक ऐसे सपूत की, जिसने मात्र 23 साल की उम्र में हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। शहीद-ए-आजम भगत सिंह। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। 27 सितंबर 1907 की बात है। पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। किशन सिंह और विद्यावती के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसी दिन परिवार के सरदार अजीत सिंह, जो किशन सिंह के भाई थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल से अभी-अभी रिहा हुए थे, घर लौटे थे। इसे शुभ शगुन मानकर बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह, यानी भाग्यशाली। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति की मिट्टी में रचा बसा था। उनके दादा अर्जुन सिंह आर्य समाज से जुड़े थे। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। घर की दीवारों पर देश प्रेम की बातें होती थीं और बचपन से ही भगत सिंह के कानों में आजादी के नारे गूंजते थे। एक प्रसिद्ध किस्सा है। जब भगत सिंह छोटे थे, उनके पिता के एक मित्र खेत में आए और उन्होंने मजाक में पूछा, क्या तुम यहाँ बंदूकें बो रहे हो, जो फसल की जगह बंदूकें उगेंगी और अंग्रेजों को भगाने में काम आएंगी? यह सुनकर छोटा भगत सिंह गंभीर हो गया और बोला, हाँ, मैं बड़ा होकर बंदूकें ही उगाऊंगा, जिनसे अंग्रेजों को इस देश से भगाऊंगा। ये बचपन की मासूम बात आगे चलकर उनके जीवन का सच बन गई। 1919 में जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह खबर सुनकर भगत सिंह बेचैन हो उठे। अगले दिन वे स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां की खूनी मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में भरकर घर लाया और रोज उसे देखकर अंग्रेजों के खिलाफ अपने संकल्प को मजबूत करते रहे। ये घटना उनके मन में हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गई। बंगा गांव और बाद में लायलपुर के चक नंबर 105 में बीता उनका बचपन बेहद रोचक था। भगत सिंह को बचपन से ही कहानियों, खासकर शूरवीरों और बलिदानियों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उनकी मां विद्यावती अक्सर उन्हें महाराणा प्रताप, गुरु गोबिंद सिंह और शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाया करती थीं, जिन्हें भगत सिंह बड़े ध्यान से सुनते और बार बार दोहराने की जिद करते। घर में अक्सर क्रांतिकारियों की चर्चाएं होती और छोटे भगत सिंह दीवार से कान लगाकर बड़ों की बातें सुनने की कोशिश करते। एक और किस्सा प्रसिद्ध है। स्कूल में एक बार अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने वकील, लेकिन जब भगत सिंह की बारी आई तो उन्होंने निडरता से कहा, मैं अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ना चाहता हूं। अध्यापक और सहपाठी यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि यह जवाब उस उम्र के किसी आम बच्चे से अपेक्षित नहीं था। लेकिन भगत सिंह के लिए यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक भावना थी, जो उम्र के साथ और प्रबल होती गई। घर की आर्थिक स्थिति साधारण ही थी, क्योंकि परिवार के कई सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बार बार जेल जाते रहते थे और उनकी जमीनें भी कुर्क कर ली गई थीं। फिर भी परिवार में देशभक्ति की भावना कभी कम नहीं हुई। भगत सिंह की दादी जयकौर भी अपने पोते को बड़े प्यार से पालती थीं और उसे संस्कार सिखाती थीं, लेकिन साथ ही परिवार के क्रांतिकारी इतिहास की कहानियां भी सुनाती रहती थीं। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जो लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जैसे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा जैसे साथियों से हुई, जो आगे चलकर उनके सबसे करीबी क्रांतिकारी मित्र बने। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह ने यूरोपीय क्रांतियों का गहन अध्ययन किया। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन। उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और बाकुनिन जैसे विचारकों की किताबें पढ़ीं। वे समाजवाद और मार्क्सवाद से गहराई से प्रभावित हुए। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं है, बल्कि भारत में एक ऐसा समाज बनाना है जहां गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेद न हो। 1923 में जब भगत सिंह की उम्र सिर्फ 16 साल थी, घर वालों ने उनकी शादी तय करने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह का मन तो देश की सेवा में रमा हुआ था। उन्होंने घर छोड़ दिया और एक पत्र लिखा,
जिसमें कहा, मेरा जीवन एक बड़े उद्देश्य यानी देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित है, इसलिए इसमें कोई सांसारिक सुख विलासिता का स्थान नहीं हो सकता। यह पत्र उनकी दृढ़ता और त्याग की भावना को दर्शाता है। घर से निकलकर वे कानपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई, जो प्रताप नामक अखबार चलाते थे। यहीं भगत सिंह ने पत्रकारिता भी सीखी और कई क्रांतिकारी लेख लिखे। कानपुर में ही उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सक्रिय सदस्य थे। इसी दौर में भगत सिंह वापस लाहौर लौटे और उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह संगठन युवाओं को संगठित करने, उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाने और सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करने के लिए बनाया गया था। भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेजों से लड़ने से पहले समाज के अंदर फैली कुरीतियों, जातिवाद, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास को भी मिटाना जरूरी है। नौजवान भारत सभा की सदस्यता लेने वालों को शपथ लेनी पड़ती थी कि वे देश को किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से ऊपर रखेंगे। इस दौरान भगत सिंह ने कई गुप्त नामों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों में यात्राएं की, क्रांतिकारी युवाओं से संपर्क बनाया और गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया। वे साइकिल पर या पैदल लंबी दूरी तय कर अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं को संगठित करते थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि जो भी उनसे एक बार मिलता, वह उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। भगत सिंह उस दौर के अखबारों कीर्ति, प्रताप और मतवाला में नियमित रूप से लेख लिखते थे, जिनमें वे समाजवाद, सांप्रदायिक एकता, किसानों और मजदूरों के अधिकारों पर अपने विचार रखते थे। उनके लेखों की भाषा इतनी प्रभावशाली होती थी कि अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी थी। हालांकि उस वक्त तक पुलिस को यह पता नहीं था कि ये लेख किस नौजवान की कलम से निकल रहे हैं। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया जा सके। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इस घटना ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को कमजोर कर दिया। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य साथियों ने मिलकर इस संगठन का पुनर्गठन किया और इसका नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA). इस नए नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ना भगत सिंह के समाजवादी विचारों का प्रतीक था। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं, बल्कि एक समता मूलक समाजवादी भारत का निर्माण था। इसी दौर में भगत सिंह ने कई छद्म नामों से क्रांतिकारी लेख लिखे और अपने वैचारिक गुरु करतार सिंह सराभा से प्रेरणा ली, जिन्हें मात्र 19 साल की उम्र में गदर पार्टी की गतिविधियों के लिए फांसी दी गई थी। भगत सिंह अक्सर कहते थे कि करतार सिंह सराभा उनके आदर्श हैं। 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत भेजा साइमन कमीशन, जिसका मकसद था भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करना। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ और नारा गूंजा, साइमन गो बैक। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाला जी के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। भगत सिंह और उनके साथी इस अन्याय से बेहद आहत हुए। उन्होंने इस मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। योजना बनाई गई कि जेम्स स्कॉट को मारा जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर घात लगाई, लेकिन पहचान की भूल के कारण उन्होंने जेम्स स्कॉट के बदले सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। सॉन्डर्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से भागना पड़ा। पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए, दाढ़ी मुंडवाई और अंग्रेजी कपड़े पहनकर एक नए रूप में कलकत्ता और फिर अन्य जगहों तक यात्रा की। उनकी साथी दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी, ने इस भागने में अहम भूमिका निभाई। वे भगत सिंह के साथ पति पत्नी का स्वांग रचकर ट्रेन में सफर कर
पुलिस को चकमा देने में सफल रहीं। इस पूरी यात्रा में एक बेहद रोचक घटना घटी। ट्रेन में भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी की तरह प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे थे, जबकि क्रांतिकारी साथी राजगुरु नौकर के वेश में तीसरी श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने हर स्टेशन पर तलाशी अभियान चला रखा था, लेकिन एक सभ्य अंग्रेजी जोड़े पर किसी को शक नहीं हुआ। दुर्गा भाभी की गोद में उनका छोटा बेटा भी था, जिससे यह स्वांग और भी विश्वसनीय लग रहा था। इस तरह भगत सिंह सुरक्षित होकर लाहौर से निकलने में कामयाब रहे। इस घटनाक्रम के दौरान सॉन्डर्स की हत्या में शामिल एक और महत्वपूर्ण नाम था हेड कांस्टेबल चनन सिंह, जो सॉन्डर्स को बचाने की कोशिश में क्रांतिकारियों के पीछे दौड़े थे और उन्हें भी चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारकर रोका था। बाद में HSRA ने इस हत्या को सही ठहराते हुए लाहौर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, जिनमें लिखा था कि यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला है और जेम्स स्कॉट जिंदा बच नहीं सकता। यानी असली निशाना अब भी कायम है। इन पोस्टरों ने अंग्रेज प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। 1929 में अंग्रेज सरकार दो कठोर कानून लाने वाली थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो मजदूरों और क्रांतिकारियों के अधिकारों को बुरी तरह सीमित करते। HSRA ने फैसला किया कि इन कानूनों के विरोध में और अंग्रेज सरकार को यह संदेश देने के लिए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाएगा। लेकिन यह योजना किसी को मारने के लिए नहीं थी। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त का मकसद था कि बम ऐसी जगह फेंका जाए जहां किसी को नुकसान न पहुंचे, बल्कि सिर्फ धमाका हो और पर्चे बांटे जाए, ताकि उनकी आवाज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचे। इस बम कांड के लिए स्वयं सेवक चुनने को लेकर HSRA में गहन चर्चा हुई। शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद और कई अन्य साथी भी इस काम के लिए तैयार थे, लेकिन भगत सिंह ने जोर देकर कहा कि वे खुद यह काम करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि गिरफ्तारी देकर अदालत में अपनी बात रखना भी क्रांति का एक जरूरी हिस्सा है। आजाद इसके खिलाफ थे, क्योंकि वे भगत सिंह जैसे होनहार साथी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अंततः भगत सिंह की दृढ़ता के आगे सभी को सहमत होना पड़ा। बटुकेश्वर दत्त को उनके साथी के रूप में चुना गया। बम बनाने का काम सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और जयदेव कपूर जैसे साथियों ने किया। यह तय किया गया कि बम इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि किसी की जान लें, बल्कि सिर्फ तेज आवाज और धुआं पैदा करें। साथ ही एक लिखित घोषणा पत्र भी तैयार किया गया, जिसमें क्रांति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। इस घोषणा पत्र में मशहूर फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारक का यह कथन उद्धृत किया गया था कि क्रांति लाने के लिए कभी कभी तलवार की धार तेज करनी जरूरी होती है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में दर्शक दीर्घा में बैठे। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, उन्होंने खाली जगह पर 2 बम फेंके, जिनसे तेज धमाका हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और हवा में पर्चे उड़ाए, जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए जोरदार आवाज की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भगत सिंह और दत्त भाग नहीं निकले, बल्कि वहीं खड़े रहकर गिरफ्तारी दी। उनका मकसद था कि अदालत के मंच का इस्तेमाल कर वे अपने विचार पूरे देश तक पहुंचाएं और ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करें। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल भेजा गया। यहीं पुलिस को सॉन्डर्स हत्याकांड के सूत्र भी मिल गए और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित कई साथियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेज जेलों में भारतीय कैदियों को यूरोपीय कैदियों से बदतर सुविधाएं दी जाती थीं। गंदा खाना, घटिया कपड़े और किताबें अखबार पढ़ने की मनाही। इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांगें थीं, राजनीतिक कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा मिले, बेहतर भोजन मिले, किताबें और अखबार पढ़ने की अनुमति मिले और बिना मुकदमे चलाए किसी को सजा न दी जाए। ये भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली, एक अद्भुत और असाधारण संघर्ष। इस दौरान जतिन दास, जो उनके एक साथी थे, भूख हड़ताल के दौरान ही शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया और भूख हड़ताल को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। भूख हड़ताल के दौरान जेल प्रशासन ने भगत सिंह और उनके साथियों को जबरन भोजन कराने की कोशिश की। उनकी नाक और मुंह में नली डालकर दूध और जूस पिलाया जाता, जो बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी।
इसके बावजूद इन क्रांतिकारियों का हौसला नहीं टूटा। जतिन दास, जो सिर्फ 24 साल के थे, 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को शहीद हो गए। जब उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया, तो रास्ते में हर स्टेशन पर हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। यह दृश्य इतना भावुक था कि अंग्रेज सरकार भी सहम गई। इस भूख हड़ताल की गूंज केंद्रीय असेंबली तक पहुंची और कुछ हद तक राजनीतिक कैदियों की स्थिति में सुधार भी हुआ। भगत सिंह ने इस दौरान जेल अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को कई पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने तर्कसंगत ढंग से समझाया कि राजनीतिक बंदी कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि अपने देश के लिए लड़ने वाला सिपाही है और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके यह पत्र आज भी ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित हैं और भारतीय राजनीतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने खूब पढ़ाई की। उन्होंने लेनिन, मार्क्स, बाकुनिन की किताबें पढ़ी और खुद भी कई लेख और किताबें लिखी, जिनमें मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट जैसा प्रसिद्ध निबंध शामिल है। इस निबंध में उन्होंने तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि कैसे उन्होंने अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवाद को त्याग कर तर्क और विज्ञान का रास्ता अपनाया। जेल की कोठरी में भगत सिंह की दिनचर्या बहुत अनुशासित थी। वे रोज कई घंटे पढ़ाई में बिताते, सुबह उठते ही व्यायाम करते, फिर पूरे दिन किताबों में डूबे रहते। उन्होंने जेल में रहते हुए लगभग 400 से अधिक किताबें पढ़ीं, जिनमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र की पुस्तकें शामिल थीं। उन्होंने एक जेल नोटबुक भी रखी, जिसमें वे महत्वपूर्ण उद्धरण और विचार लिखते थे। यह नोटबुक आज भी एक अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो दिखाती है कि कितनी गहराई से भगत सिंह विश्व राजनीति और दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन नाम से एक विस्तृत लेख भी लिखा, जिसमें उन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के इतिहास का विश्लेषण किया। उन्होंने अपनी बहन को भी पत्र लिखे, जिनमें वे उसे शिक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में समझाते थे। अपने पिता को लिखे एक पत्र में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे दया याचिका दाखिल करने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि वे अपनी फांसी की सजा को स्वीकार कर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहते थे। लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा एक विशेष ट्रिब्यूनल में चलाया गया, जिसमें भगत सिंह को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार भी ठीक से नहीं दिया गया। अदालत की कार्यवाही के दौरान भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया। वे अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते, क्रांतिकारी गीत गाते और निडर होकर अपने विचार रखते। भगत सिंह ने अदालत में स्पष्ट किया कि असेंबली बम कांड का मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार को जगाना था। उन्होंने कहा कि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। 7 अक्टूबर 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस फैसले से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जनता में इन तीनों युवा क्रांतिकारियों के प्रति अपार सम्मान और प्रेम था और लोग उनकी सजा माफ कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने अंग्रेज सरकार से इन तीनों की फांसी रोकने की अपील की। यह भी कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौते के दौरान भगत सिंह की फांसी का मुद्दा उठा था, लेकिन सजा माफ नहीं हो सकी। यह विषय आज भी इतिहास में बहस का विषय है। 23 मार्च 1931 की शाम, तय समय से एक दिन पहले, लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जिस वक्त उन्हें फांसी की कोठरी से ले जाया जा रहा था, तीनों इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगा रहे थे और हंसते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। भगत सिंह उस वक्त लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और कहा जाता है कि उन्होंने किताब का पन्ना मोड़कर रख दिया, मानो कह रहे हों कि वे बाद में फिर पढ़ेंगे। भगत सिंह की उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो साहस, विचारशीलता और बलिदान दिखाया, वह आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। अंग्रेज सरकार ने डर के मारे इन तीनों का अंतिम संस्कार गुप्त रूप से रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में किया, ताकि जनता का आक्रोश न भड़के। लेकिन जब यह खबर फैली तो हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए और इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे,
बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। वे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और तर्क संगत सोच में विश्वास रखते थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म और वर्ग का भेदभाव न हो, जहां मजदूर और किसान को उनका हक मिले और जहां सत्ता आम जनता के हाथों में हो। सिर्फ अंग्रेजों की जगह कुछ भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता आ जाना उनके लिए असली आजादी नहीं थी। उनका प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी भारत में क्रांति और बदलाव का प्रतीक है। उनकी जेल डायरी, उनके लेख और मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा निबंध आज भी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। भगत सिंह की शहादत ने पूरी एक पीढ़ी को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। उनका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि सच्चा देश प्रेम सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के साहस में होता है। आज भी हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब पूरा देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भगत सिंह ने अपने एक लेख में लिखा था, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर नहीं। यह पंक्ति उनके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। उनकी छोटी सी जिंदगी में किया गया महान त्याग आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। और जब तक भारत रहेगा, भगत सिंह का नाम और उनका बलिदान अमर रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, उम्मीद है शहीद ए आजम भगत सिंह की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इनके बलिदान ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और किस और महान क्रांतिकारी की कहानी आप अगली बार सुनना चाहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।